पी इन्वेस्टमेंट के 5 साल के बाद कंपनी का टर्नओवर काफी बढ़ चुका है। उन्होंने कई प्रोडक्ट जोड़ लिए हैं और देश के कई बड़े शहरों में मौजूद है। इनकम अच्छी हो रही है, प्रॉफिट स्टेबल है और इन्वेस्टर खुश है, लेकिन प्रमोटर इससे सेटिस्फाइड नहीं है। प्रमोटर अब विदेशों में भी अपना बिजनेस फैलाना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया के सभी बड़े शहरों में उसके कम से कम 2 आउटलेट या फिर दुकानें हो। इसका मतलब है कि कंपनी को अलग अलग देशों के बाजारों का रिसर्च करना पड़ेगा कि वहाँ के लोगों की पसंद क्या है। कंपनी को नए लोगों को नौकरी पर रखने पड़ेंगे और अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही पूरे दुनिया के रियल एस्टेट में भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस बार कैपेक्स की जरूरत काफी बड़ी है। मैनेजमेंट का आइडिया है कि कम से कम उन्हें 200 करोड़ रुपए चाहिए। जो कंपनी के सामने रास्ते है पैसे जुटाने के वो हो सकते हैं, जैसे इंटरनेट एक्वायर्स, पी फंड से सीधे डी फंडिंग, बैंक से और कर्ज लेना, बॉन्ड इशू करना या आईपीओ के जरिए शेयर इशू करना, या फिर मान लेते हैं ऊपर के सभी सोर्स का मिक्स। मान लीजिए कि कंपनी ने कैपेक्स का कुछ हिस्सा इंटरनल सोर्स से और बाकी आईपीओ के जुटाने से फैसला किया। अब कंपनी आईपीओ लाती है तो अपने शेयर आम पब्लिक को यानी जनता को बेचती है। क्योंकि कंपनी शेयर पब्लिक को पहली बार बेच रही है, इसलिए इसे आईपीओ या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। अब कुछ सवाल उठना लाजमी है, कंपनी आईपीओ लाने का फैसला क्यों किया और कंपनी ये रास्ता क्यों चुनती है। कंपनी ने पहले सीरीज ए, बी और सी के टाइम आईपीओ का रास्ता क्यों नहीं चुना। आईपीओ आने के बाद मौजूदा शेयर होल्डर का क्या होगा। आम जनता आईपीओ में पैसे लगाने के पहले क्या देखती है, आईपीओ की ये पूरी जो प्रक्रिया है कैसे आगे बढ़ती है। आईपीओ मार्केट में कौन कौन से फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स काम करते हैं। जब कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो क्या होता है। इससे पहले हमने देखा कि कंपनी कैसे एक आइडिया के बेस पे बढ़ते हुए धीरे धीरे आईपीओ तक पहुंचती है। एक कहानी के जरिए हमने कंपनी का विकास का सफर देखा, कैसे अलग अलग स्तर पर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है और उसके बाद पैसे जुटाने के क्या क्या रास्ते होते हैं। आईपीओ लाने से पहले कंपनी किन किन हालातों से जूझना पड़ता है, ये सब जानना और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आईपीओ मार्केट है प्राइमरी मार्केट में कोई कई बार ऐसी कंपनियां भी आ जाती है जिन्होंने पहले कभी कोई कहीं और से पैसे उठाया नहीं है। आईपीओ के पहले अच्छे वीसी, पी फंड या और कुछ बड़े निवेशक से पैसे जुटा चुकी कंपनी में प्रमोटर और बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाती है, इसलिए उन पर कुछ अधिक भरोसा किया जा सकता है। अब बात करते हैं हमने व्हाई डू कंपनी को पब्लिक। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठाए थे, उसमें से एक था कि कंपनी पैसे जुटाने के लिए पब्लिक के पास क्यों जाती है, क्या आईपीओ का रास्ता चुनती है। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाने का फैसला करती है तो आमतौर पर वो टर्नओवर को बढ़ाने के लिए या कैपिटल जुटाने चाहती है। इस रास्ते में कंपनी को 3 फायदे होते हैं, जैसे कंपनी को कैपेक्स के लिए पैसे मिल जाते हैं, पर कर्ज लेने से बच जाते हैं, कर्ज पर ब्याज बचने से कंपनी का मुनाफा और ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के प्रमोटर की तरह रिस्क में आप भी हिस्सेदार बन जाते हैं। हालांकि रिस्क इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने शेयर है, लेकिन प्रमोटर अपना रिस्क बहुत सारे लोगों में बांटने में जरूर कामयाब हो जाता है। इसके अलावा आईपीओ के जरिए पैसे जुटाने का और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। पहले हम बात करें कंपनी की शुरुआत में निवेशकों का अपना निवेश निकालने का मौका मिल जाता है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है उनको अपना पैसा निकालने में मौका मिल जाता है। जब आईपीओ के बाद कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसके शेयर कोई भी खरीद और बेच सकता है। इससे कंपनी का प्रमोटर, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, पी फंड जैसे तमाम लोगों को अपना शेयर बेचने का रास्ता मिल जाता है। इस तरह से वो अपना शुरुआती इन्वेस्टमेंट निकाल पाते हैं। कंपनी के एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट, कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं एम्प्लॉय को कुछ शेयर अलॉट किए जा सकते हैं। इस तरह से जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर देती है तो इसे समझौते के तौर पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कहा जाता है। एम्प्लॉय को ये शेयर डिस्काउंट पर दिए जाते हैं। जब कंपनी के शेयर आईपीओ के बाद लिस्ट होते हैं तो एम्प्लॉय को शेयर के भाव बढ़ने से ज्यादा फायदा होता है। जैसे गूगल, इन्फोसिस, ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनी अपने एम्प्लॉय को इस तरह का स्टॉक ऑप्शन दे चुका है। कंपनी का नाम बढ़ता है, पब्लिक लिस्टिंग के बाद कंपनी का नाम बड़ा हो जाता है क्योंकि उसके शेयरों में पब्लिक की हिस्सेदारी होती है और लोग उसे खरीद बेच सकते हैं और लोग उस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने लगते हैं। तो अब पिछले चैप्टर की कहानी पर वापस लौटते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं।
आपको याद होगा कि कंपनी को कैपेक्स के लिए 200 करोड़ की जरूरत थी और मैनेजमेंट का खुद का सोर्स और आईपीओ के जरिए इस रकम को जुटाने का फैसला किया था। याद रखिए कि कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल का 16% हिस्सा यानी 8 लाख शेयर अभी भी है, जो किसी को अलॉट नहीं किए गए हैं। इन शेयरों की कीमत करीब 64 करोड़ आके गई थी। जब पी फर्म ने निवेश किया था, पी फर्म के निवेश के बाद कंपनी का कारोबार काफी बेहतर रहा और उम्मीद की जा सकती है कि इन शेयरों की कीमत और ज्यादा बड़ी होगी। मान लेते कि इन 16% शेयर की कीमत अब 125 से 150 करोड़ के बीच है, यानी हर शेयर की कीमत 1562 से लेकर 1875 के बीच। तो अगर कंपनी इन 16% शेयर यानी 8 लाख शेयरों को पब्लिक को बेचती है तो उसे 125 से 150 करोड़ के आसपास की कोई रकम मिलेगी। बाकी रकम उसे अपने सोर्स से जुटाने होंगे। जाहिर है कि कंपनी चाहेगी कि उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर बेचकर पैसा मिले। बात करते हैं नेक्स्ट मर्चेंट बैंकर। आईपीओ लाने का फैसला करने के बाद कंपनी को कोई बड़े काम करने पड़ते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके। इनमें सबसे पहला जो होता है जरूरी काम, वो मर्चेंट बैंक का अपॉइंटमेंट। मर्चेंट बैंक को बुक रनिंग लीड मैनेजर या लीड मैनेजर भी कहा जाता है। इनका काम होता है कि कंपनी को आईपीओ में मदद करना, जैसे कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करना और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना। इनको ये भी देखना होता है कि कंपनी ने कानून के हर नियम का पालन किया है या नहीं किया। कंपनी के साथ मिलकर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, इसके बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। शेयर अंडरराइट करना, इसका मतलब होता है कि मर्चेंट बैंकर ने आईपीओ के सारे या कुछ शेयर कंपनी से खरीदने और बाद में उसे पब्लिक को बेचने का समझौता कर लिया है। आईपीओ में शेयर के प्राइस बैंड तय करना, कंपनी को मदद करना। प्राइस बैंड का मतलब होता है कि शेयर के नीचे और ऊपर के प्राइस यानी कीमत, वो सीमा जिसके बीच के कीमत शेयर में बेचे जाएंगे। हमारी कहानी का जो एग्जाम्पल था, प्राइस बैंड 1562 से लेकर 1875 है। कंपनी को उसके रोड शो में मदद करना। रोड शो कंपनी के आईपीओ के प्रमोशन और मार्केटिंग को कहते हैं। मार्केटिंग का पूरा होने का या करने का जिम्मा पूरा लीड मैनेजर का होता है। आईपीओ के लिए दूसरे इंटरमीडिएट्स जैसे रजिस्टर, बैंकर, विज्ञापन एजेंसी आदि से अपॉइंटमेंट करना। मर्चेंट बैंकर के साथ आने के बाद कंपनी आईपीओ काम शुरू कर देती है। आईपीओ सीक्वेंस एंड इवेंट्स, आईपीओ में हर कदम सेबी के नियमों के मुताबिक उठाना होता है और ये कदम एक सीक्वेंस में उठाए जाते हैं। जैसे मर्चेंट बैंकर की अपॉइंटमेंट, बड़े पब्लिक इश्यू में एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर हो सकते हैं। सेबी के रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के साथ एप्लीकेशन देना। रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट में यह बताया जाता है कि कंपनी क्या करती है, उसे आईपीओ लाने की जरूरत क्या है और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटस कैसा है। सेबी से आईपीओ की मंजूरी लेना, रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट मिलने के बाद सेबी फैसला करती है कि मंजूरी देनी है या नहीं। डीआरएचपी इशू को शुरुआत में मंजूरी मिलने के बाद कंपनी को अपना डीआरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तैयार करना होता है। इसे पब्लिक के साथ भी शेयर किया जाता है। डीआरएचपी में जानकारी जो होनी चाहिए वो है, जैसे आईपीओ का साइज कितना बड़ा है, कुल कितने शेयर जारी किए जा रहे हैं, कंपनी इश्यू क्यों ला रही है और उसे जुटाए गए पैसों का कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं, कंपनी का बिजनेस का पूरा डिटेल्स यानी बिजनेस का पूरा मॉडल, खर्चे वगैरह। सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मैनेजमेंट का नजरिया कि आने वाले समय में कंपनी का कारोबार कैसा रहने वाला है, बिजनेस से जुड़े सभी रिस्क, मैनेजमेंट से जुड़े सारे लोगों का इंफॉर्मेशन। आईपीओ मार्केटिंग, मार्केट आईपीओ कंपनी के आईपीओ से जुड़े विज्ञापन जारी करना जिससे लोगों को आईपीओ के बारे में पता चल सके, इसे काम को रोड शो कहते हैं। प्राइस बैंड तय करना, कंपनी बाजार की उम्मीद से बहुत अलग प्राइस बैंड नहीं रख सकती तो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे। बुक बिल्डिंग, रोड शो पूरा होने के बाद और प्राइस बैंड तय होने के बाद कंपनी को ऑफिशियली तौर पर कुछ दिनों के लिए शेयर का सब्सक्राइब खोलना पड़ता है यानी सब्सक्रिप्शन खोलना होता है, जिससे लोग इशू में पैसे लगा सके। मान लीजिए कि प्राइस बैंड 100 से 120 का होता है तो बुक बिल्डिंग से पता चलता है कि लोगों को किस कीमत पर पैसे लगा रहे हैं यानी किन कीमत पर पैसे लगा रहे हैं, कौन सी कीमत उन्हें सही लग रही है। इसका सारा जानकारी जमा करने का ही टेक्निक को बुक बिल्डिंग कहा जाता है। इससे सही कीमत का अंदाजा लगाया जाता है। क्लोजर, बुक बिल्डिंग पूरा हो जाने के बाद शेयर की लिस्टिंग कीमत तय की जाती है। ये कीमत आमतौर पर वो कीमत होती है जिस पर सबसे ज्यादा एप्लीकेशन या अर्जी आई हो।
लिस्टिंग डे, इस दिन कंपनी का शेयर एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। लिस्टिंग कीमत उस दिन शेयर की मांग और सप्लाई के आधार पर तय होती है। इसके बाद शेयर अपने कट ऑफ कीमत पर या प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर लिस्ट होता है।